हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो क्लास 12 का एक चैप्टर है उसमें रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब कोई कॉइल यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो वो सिचुएशन में उसमें कुल कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो इसमें हमें ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF if this coil rotate in the magnetic field। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड है, सॉरी राइट साइड में है, इस बोर्ड के पैरेलल है राइट साइड में, और इसमें ये कॉइल रखी हुई है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, और यह कॉइल एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे ये इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर जिसका डायरेक्शन इस कॉइल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा हमने लिया है। तो यहाँ पे अगर हम ये फाइंड करें कि ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी के बराबर होता है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें कि व्हाट विल बी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इफ दिस कॉइल रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू ये होता है बी इंटू ए के इक्वल। ठीक है, या इसको हम लोग बी ए कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे जो कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। थीटा को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ओमेगा टी से। ये हमने फाइंड आउट कर लिया फाइव। और ईएमएफ हमें फाइंड करना है, इस कॉइल में कुल कितना ईएमएफ है। तो बाई फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मिलेगा, E इक्वल टू EMF इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। निगेटिव साइन लेंज लॉ की वजह से आता है, और डी फाई अपॉन डी टी का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, माइनस डी अपॉन डी टी इंटू फाई को हम रिप्लेस कर दें बी ए कॉस ओमेगा टी से, तो ये हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पे बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। ये जो है एरिया वेक्टर है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया। कॉस ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी होता है, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये मिल गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये हमें मिल गया ईएमएफ इन दैट कॉइल विच रोटेट इन द मैग्नेटिक फील्ड विद द एंगल थीटा बाई द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, अब ये जो ईएमएफ है यह मैक्सिमम कब हो सकता है, यह मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हर मैक्सिमम ईएमएफ ई कॉस साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 होगा। देयरफॉर ई इक्वल टू बी ए ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी के प्लेस पे 1 लिख सकते हैं, और यह मैक्सिमम निकाल रहे हैं तो इसको मैं ई नॉट से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बी ए ओमेगा। मैक्सिमम जो
ईएमएफ होगा बी ए ओमेगा के इक्वल होगा। अब अगर मैं इस ईएमएफ को मैक्सिमम ईएमएफ के फॉर्म में लिखूं तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ई इक्वल टू इस पूरे की जगह पे यानी इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट, तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये ईएमएफ है जो मैक्सिमम ईएमएफ के फॉर्म में है और यह ईएमएफ ओमेगा टी मतलब साइन ओमेगा टी के रेशियो में क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने रोटेटिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड में देखा कि अगर कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि रोटेट करती है, यदि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो उस सिचुएशन में उसका जो ईएमएफ होगा वह ईएमएफ बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा, या उसकी मैक्सिमम जो ईएमएफ होगा उसमें बी ए ओमेगा होगा। यदि इस ईएमएफ को मैक्सिमम ओमेगा के फॉर्म में लिखें तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ईडी करंट। एडी करंट क्या होता है? एडी करंट, देखो बेटा एडी करंट क्या होता है? एडी करंट, एडी करंट में हम लोग ये देखते हैं कि जब किसी कॉइल या कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि रोटेट कराया जाए या उसको मूव कराया जाए तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो क्या किसी सॉलिड प्लेट को, जो कि एक कंडक्टिंग प्लेट हो, उसको यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराएं तो क्या उसमें भी ऐसा होगा, मतलब उसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा? तो इसका आंसर है यस। उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को ही हम लोग एडी करंट कहते हैं। इसका नाम एडी करंट ही क्यों है, क्यों उसको एडी करंट कहते हैं? क्योंकि जो उस डिस्क में, जो एक सॉलिड डिस्क है, उसमें जो मेटल शीट है, सॉलिड मेटल शीट उसको बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉलिड मेटल शीट में क्या होता है, अगर कंडक्टिंग है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स अप्लाई किया जाता है और उस फोर्स की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वह एडी के रूप में, यानी कि एक सर्कुलर लूप में क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें करंट उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो वो जो करंट होगा उस इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन उसमें करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट का भी जो शेप होगा वह एडी यानी कि सर्कुलर लूप के ही फॉर्म में होगा। इसीलिए इस टाइप के करंट को हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। ठीक है बेटा। तो एडी करंट को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं हम लोग। It is the induced current in a conducting body. It is the induced current in a conducting body due to change in magnetic flux. Due to change in magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स फाई मतलब किसी कंडक्टिंग बॉडी में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से जो उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो करंट उसमें इंड्यूस हो रहा है, उस करंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लेमिंग का सेकेंड लॉ ये बताता है कि किसी बॉडी में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है
E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान में dt होता है, माइनस डी फाई अपान dt होता है। यहाँ पे निगेटिव साइन लेंज लॉ की वजह से आता है, और डी फाई अपॉन dt का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं उस बॉडी में करंट यदि कैलकुलेट करना चाहूँ तो I इक्वल टू ई अपान में क्या हो जाएगा R। इसी की वैल्यू अगर मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूँ तो ये हो जाएगा माइनस डी फाई अपान dt होल अपान में R। ये हमें मिल जाएगा इंड्यूस्ड करंट, या इसी करंट को हम लोग क्या कहते हैं एडी करंट कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि एडी करंट I इक्वल टू माइनस डी फाई अपान डी टी होल अपान में आर के फार्मूले से हम लोग एडी करंट के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। और इसका जो डायरेक्शन है वह लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एंड डायरेक्शन किस के लॉ से फाइंड कर सकते हैं, या लेंज लॉ के रूल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इस एडी करंट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, लेंज लॉ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा एडी करंट को समझने के लिए कुछ प्रैक्टिकल हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एडी करंट एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए कि यह एक कोई सॉलिड मेटल शीट है और यह कंडक्टिंग मेटल शीट है। अगर इसको फ्रीली इस तरह से किसी थ्रेड से बांध करके इस तरह से हैंग कर दिया जाए, और हैंग करने के बाद अगर इसको मैं ऑसिलेट करा देता हूँ इस तरह से, तो यह आफ्टर सम टाइम इट विल बी डैम्प एंड गो इनटू द रेस्ट पोजीशन। क्या होगा, उस समय बाद यह डैम्प होकर के रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन इसमें कुछ टाइम लैग होगा। अब इसी एक्सपेरिमेंट को अगर मान लीजिए कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कराया जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इस तरह से हमने एक यहाँ पे नॉर्थ पोल लाया है और इधर कोई एक साउथ पोल है, साउथ पोल, और इस कॉइल को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मतलब मान लीजिए कि इस तरह से अगर इसको ऑसिलेट कराया जा रहा है, यहाँ पे ऑसिलेट कराया जा रहा है फ्रीली, इस तरह से मैंने इसको हैंग किया हुआ है, और उसके बाद यहाँ से इसको अगर ऑसिलेट कराया जाए, जैसे मान लीजिए कि इसको मैंने इधर पहले ऑसिलेट कराया तो ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, लेकिन उस सिचुएशन में हम ये देखेंगे इसमें कि जितने टाइम में यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन में आ रहा था उससे बहुत ही कम टाइम में यह जो मेटेलिक शीट है वह डैम्प हो जाएगी और ये रेस्ट की पोजीशन में आ जाएगी। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक एडी करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, और उस एडी करंट की वजह से इसमें अननेसेसरी एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, और उस रिटार्डेशन की वजह से यह बहुत ही जल्दी, यानी कंपेरिजन विद दिस शीट, दिस विल बी गो इन द रेस्ट क्विकली। ठीक है, अब इसमें रीजन क्या होता है? अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ टू साउथ। ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा। अब जैसे ही ये मेटल से जब इस डायरेक्शन में जाती है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस करते हुए इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होना चाहती है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में भी डिक्रीजिंग आती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही चेंज होता है तो इसमें क्या होता है, एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग एडी करंट कहते हैं। अब लेंज लॉ ये कहता है कि इस मेटल शीट में जो भी एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस एडी करंट का नेचर ऐसा होगा कि वह उस रीजन का अपोज करेगा जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पे जो एडी करंट है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो इस कॉइल के बाहर जाने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जाने की वजह से। अब उस एडी करंट का नेचर ये होगा कि इस कॉइल को बाहर जाने से रोकेगी। तो बाहर जाने से कॉइल कब रुकेगी? अगर यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पे अगर इस कॉइल के ऊपर नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाए
तो उस सिचुएशन में साउथ पोल उसको अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कि यह कॉइल जो है बाहर जाने से रुक जाएगी। अब यहाँ पे साउथ पोल कैसे प्रोड्यूस होगा, सॉरी नॉर्थ पोल कैसे प्रोड्यूस होगा, तो ऑलरेडी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले की क्लास में कि यदि किसी कॉइल में कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि करंट फ्लो होता है तो उस सिचुएशन में इस कॉइल का जो फ्रंट फेस है वह नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और सेम ऐसे ही अगर इसी कॉइल में करंट का डायरेक्शन यदि क्लॉकवाइज हो जाए तो उस सिचुएशन में इसमें इसका जो फ्रंट फेस है वह साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये हो गया कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा, अगर ये बाहर जा रही है तो इसको खींचने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, साउथ पोल है तो इस पे नॉर्थ पोल आना चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा कब, जब अगर ये आउट डायरेक्शन में जाएगी तो ये ई डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। और नॉर्थ पोल होने के लिए इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है बेटा। सेम वैसे ही जब ये रिटर्न होकर के जब नीचे की तरफ आएगा तो फिर इसमें फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें एक नया इंड्यूस्ड करंट यानी एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और वह उस रीजन का अपोज करेगा जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। अब वह जो एडी करंट है किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसके अंदर आने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में आने की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, एडी करंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेगा, अब वो उसका अपोज करेगा, यानी कि इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करने का क्या करेगा, वो अपोज करेगा। तो यहाँ पे एक ऐसा पोल क्रिएट होना चाहिए कि यह साउथ पोल उसको रिपेल करे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक साउथ पोल क्रिएट होना चाहिए, और साउथ पोल तभी क्रिएट होगा जब इस कॉइल में ये जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए। अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो इस पे साउथ पोल क्रिएट होगा, और ये साउथ पोल इस साउथ पोल को क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारा एडी करंट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था जिसको मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया। अब हम लोग देखें कि एडी करंट का लॉसेज क्या है। तो लॉसेज ऑफ एडी करंट, लॉसेज ऑफ एडी करंट, एडी करंट का जो मेन लॉस है उसमें दो टाइप से हम लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट, अननेसेसरी रिटार्डेशन, अननेसेसरी रिटार्डेशन मतलब ये जैसे यहाँ पे इसके कंपैरिजन में बहुत जल्दी डैम्प हो रहा है, रेस्ट पोजीशन में आ रहा है, मतलब इसमें रिटार्डेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और दूसरा है अननेसेसरी हीट, अननेसेसरी हीट। तो ये दो इसके लॉसेज हैं। और इन लॉसेज को यानी कि एडी करंट का यूज करने के लिए हम लोग कुछ डिवाइस भी बना सकते हैं जहाँ पे एडी करंट का यूज किया जा सकता है। तो यूजेज ऑफ एडी करंट या एप्लीकेशन ऑफ द एडी करंट ऐसा बोल सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट। तो इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे इसमें अननेसेसरी रिटार्डेशन है तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेक्स, मैग्नेटिक ब्रेक्स। जैसे बुलेट ट्रेन में ब्रेक्स जो यूज किए जा रहे हैं वो मैग्नेटिक ब्रेक्स है, और उसमें एडी करंट का ही यूज किया जाता है। दूसरा है मैग्नेटिक इंडक्शन कुकर या इंडक्शन कुकर, इंडक्शन कुकर। जैसे इसमें अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम इंडक्शन के रूप में कुकर के इंडक्शन कुकर के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, या इंडक्शन फर्नेस में भी हम लोग यूज करते हैं इसको। तीसरा है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर पे को भी स्पीडोमीटर में भी एडी करंट यूज किया जाता है। और दूसरा एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ ऐसी डिवाइस है जहां जो बना करके हम एडी करंट का यूज कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एडी करंट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो पूरी तरह से तो उसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा जरूर कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हाउ टू रिड्यूस द एडी करंट, रिड्यूस टू एडी करंट। एडी करंट को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें भी यहाँ पे दो मेथड सुझाए गए हैं। पहला मेथड ये है कि जो ये प्लेट बना रहे हैं, सॉलिड बना रहे हैं, इसको स्मॉल होल्स बना करके, मतलब इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं बाई स्लॉट्स। पहला है बाई स्लॉट्स बना करके। जैसे मान लीजिए कि अगर ये प्लेट बनानी है तो इस प्लेट्स के बीच में हम क्या करें, छोटे छोटे स्लॉट्स बना दें। जैसे प्लेट बनानी है तो कुछ इस तरह से स्लॉट्स बना दें, कुछ इस तरह से स्लॉट्स बना करके और इस प्लेट को बनाया जाए। और हर स्लॉट को हम क्या करें, हर स्लॉट को स्लॉट बनाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो एडी करंट का पाथ है वो ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा जो इसमें मेथड है कि जो ये प्लेट है उस प्लेट को प्लेटेड करके बाई मेकिंग प्लेटेड, बाई मेकिंग प्लेटेड। इसका मतलब ये है कि जो ये हम लोगों को जो प्लेट बनानी है इसको पतले पतले इस तरीके से प्लेट्स को जोड़ करके बनाया जाए और हर प्लेट को क्या कर दिया जाए, इंसुलेट कर दिया जाए, इंसुलेट कर दिया जाए और इंसुलेट करने के बाद से उनको जोड़ा जाए। तो जो एडी करंट होगा वह एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब कि कंडक्टिंग नहीं होगा। तो इसका यहीं रुक जाएगा, इसका यहीं रुक जाएगा, यहीं रुक जाएगा, हर स्मॉल स्मॉल प्लेट्स में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक जो एडी करंट होगी वह एडी करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एडी करंट क्या होता है, एडी करंट का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, एडी करंट का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हमने कैसे देखा इसको कि एडी करंट एक्चुअल में होता क्या है, एडी करंट का लॉसेज क्या है, एडी करंट का एप्लीकेशन क्या है, मतलब हम उसको अपने फायदे के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं, और एडी करंट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।